गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सफल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जिसमें हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्लियामेंट यानी कि संसद। और संसद के 2 क्लास हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कर चुके हैं। तो उसमें हमने इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन देखे थे। आज हम उससे थोड़ा लेवल ऊपर जाएंगे और ये हम क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एनडीए, सीडीएस, एसीएफ और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, सीजीएल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। सभी व्यक्ति, सभी पर्सन, सभी स्टूडेंट, सभी दोस्त आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखना है आपको, उसके बाद ये आंसर देना है। ठीक है, तो पहला है द पार्लियामेंट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit। देखिए, पार्लियामेंट का एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। ये संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको इंडिकेट करता है। दूसरा स्टेटमेंट है द एबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। ये जो एक्ट बना है, ये जो अधिनियम बना है, वो उसमें 5 बार संशोधन हो चुका है, ऐसा बोल रहा है दूसरा कथन। ये बोल रहा है कि 5 बार संशोधन हो चुका है। तीसरा है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो टर्मोलॉजी है, यानी कि लाभ का पद, लाभ का पद जो ये शब्दावली है, वो भारतीय संविधान में अच्छे से डिफाइन की गई है। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? तो अब ये स्टेटमेंट 3 दे दिए आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए, उसके बिहाफ पे आंसर देना है आपको। तो क्या पहला सही है? तो भाई पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 सही बात है, ये तो बना है। और जो एग्जेम्प्ट करता है यानी कि छूट देता है सेवरल पोस्ट, बहुत सारे पदों को, किससे? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे डिस्क्वालीफाई होने से छूट देता है बहुत से पद को। ये तो सही बात है। दूसरा, 5 बार संशोधन हो चुका है, ये भी सही बात है, बिल्कुल हो चुका है। तीसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद संविधान में अच्छे से वेल डिफाइंड है, संविधान में अच्छे से वेल डिफाइंड है। तो देखिए, ये गलत है, वेल डिफाइंड नहीं है, और लाभ का पद अच्छे से। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा, पहला और दूसरा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यूपीएससी का सवाल है ये, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his her office if he she ceases to be member of the assembly। देखिए, जो विधानसभा का स्पीकर होगा, जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, उसे अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा अगर अगर उसे विधानसभा की सदस्यता से हटा दिया जाता है। पहला वाला। दूसरा क्या कह रहा है? वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड, जब विधानसभा भंग हो जाएगी, देन द स्पीकर शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इमीडिएटली। जब विधानसभा भंग हो जाती है तो जो विधानसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा का स्पीकर है, उसे अपनी ऑफिस तुरंत छोड़नी पड़ जाएगी, उसे अपना प्रॉफिट तुरंत छोड़ना पड़ जाएगा। क्या ये बात सही है? तो देखो, ऐसा नहीं है, पहला तो सही है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
तुरंत नहीं छोड़ना पड़ता। ठीक, तो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वो सदस्य ही नहीं रहेगा विधानसभा का, तो विधानसभा का अध्यक्ष कैसे बन पाएगा? भाई विधानसभा का अध्यक्ष तो वो बनता है ना, जो विधानसभाओं के सदस्यों में से ही किसी एक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य रहा ही नहीं, मेंबरशिप चली गई उसकी, तो विधानसभा का स्पीकर कैसे बना रह सकता है? तो ये सही है, ये सही हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रिगार्डिंग मनी बिल, धन विधेयक से संबंधित है ये, धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। एक एक से पढ़िए, सीडीएस का ये सवाल है आपका, पूछा गया है। ठीक है, पहला, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इम्पोजिशन यानी कि लागू करना, एबोलिशन यानी कि खत्म करना, रिमिशन द्वारा से डिसाइड करना, अल्टरेशन बदलाव करना, रेगुलेट करना ऑफ एनी टैक्स। तो ए ऑप्शन बोल रहा है कि जो बिल मनी बिल के बारे में स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन बोल रहा है अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल, एक बिल मनी बिल होगा अगर उसके अंदर ऐसे कुछ प्रावधान है कि टैक्स में या तो टैक्स लगाया जाने से संबंधित हो, टैक्स को हटाने से संबंधित हो, टैक्स को बदलने से संबंधित हो, टैक्स को रेगुलेट करने से संबंधित हो, वो बिल मनी बिल होगा, ऐसा ए बोल रहा है। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। अ मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मनी बिल के अंदर क्या ऐसा कोई प्रावधान होता है जिसमें जो है कस्टडी के बारे में बात की गई हो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी इसके अंदर में आएगी, ये तीसरे का। ठीक है, तो ऐसा तो सही बात है। सी, अ मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मनी लेना कहाँ से? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करना, मनी लेना, क्या ये मनी बिल में होता है? नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, डी, अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मनी बिल उससे रिलेटेड है, पैसा लेने से संबंधित, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी गलत है। आपको बोला था मनी बिल से संबंधित, मनी बिल से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो मनी बिल से संबंधित स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका सी, क्योंकि देखो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, तो भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी होती है, यानी कि पार्लियामेंट में बिल पास करवाया जाएगा और पैसे की परमिशन ली जाएगी। क्या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जी सी वाला, यानी कि भारत की आकस्मिक निधि जिसकी लिमिट 500 करोड़ होती है, 500 करोड़ रुपए इसमें हमेशा रिजर्व रहते हैं, क्या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत होती है, बिल पास करवाना पड़ता है? नहीं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए भारत के राष्ट्रपति की जरूरत होती है परमिशन की, भारत के राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, याद रहेगा।
तो सी हो जाएगा इसका। आगे फोर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन स्टेटमेंट दिए हैं आपके सामने। पहला है इन द फर्स्ट लोकसभा, जो पहली लोकसभा बनी, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज द स्वतंत्र पार्टी। ठीक है। दूसरा, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। पहली बार संसद में विपक्षी दल का नेता को रिकॉग्नाइज किया गया था 1969 में, उससे पहले नहीं था। तीसरा, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। अगर सत्ता पार्टी को छोड़कर, रूलिंग पार्टी को छोड़कर, जो विपक्ष में पार्टी कोई ऐसी नहीं आई है जिसने कम से कम लोकसभा में 75 सीट भी जीती हो, 75, 75 भी उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो उस पार्टी के किसी भी नेता को लीडर ऑफ द अपोजिशन का पद नहीं दिया जाएगा। चौथा प्रश्न, तो देखिए यहां पे ये गलत है, यहां पे ये गलत है। अब इसमें दूसरा वाला सही है। ठीक है, पहली बार 1969 में लीडर ऑफ द अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया। क्लियर है? तो 543 सीट है, इसमें 10% सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए भी चाहिए पार्टी को, है ना? तो 55 मान लो आप, इतनी सीट चाहिए आपको। पिछली सरकार में 2019 की जो सरकार थी उसमें कांग्रेस की 52 के आसपास सीट आई थी, तो वो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल नहीं मिला था। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 99 सीट जो है कांग्रेस की आ गई। अब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। ठीक है, तो अब राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसका बी हो जाएगा, 2 ओनली, फोर्थ का हो जाएगा बी। ठीक है, सही बताना है आपको। आगे फिफ्थ वन, with reference to the Parliament of India, consider the following statement. पहला, a private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the President of India. पहला कह रहा है कि जो निजी विधेयक है, प्राइवेट मेंबर बिल है, वो उस सांसद के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा जो चुनाव जीतकर नहीं आया है बल्कि उसे राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। जैसे 12 लोग राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते थे वैसे किया गया है। पहला हो गया। दूसरा, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। पहली बार हाल ही में प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया है। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो, प्राइवेट मेंबर बिल केवल उसके द्वारा प्रेजेंट किया जाए जो नॉमिनेटेड है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत है, कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा, हाल ही में प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया, ऐसा नहीं है, पहले भी किया गया है, ये भी गलत है। ठीक है, तो नीदर वन, नीदर नीदर वन नॉर टू, डी, इनमें से कोई नहीं, पांचवे का हो जाएगा डी। ठीक है, सिक्स्थ वन, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाई। लोकसभा के चुनाव के लिए जो नामांकन है, नामांकन पेपर, वो किसके द्वारा भरे जाते हैं? एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, a resident of the constituency from which the election is to be contested, any citizen of India whose name appears in the electoral roll of the constituency, और D, any citizen of India। बताएं। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरना है, तो वो नामांकन पत्र कौन भर सकता है चुनाव लड़ने के लिए? तो एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, भारत में तो सब लोग रह रहे हैं, बाहर के भी रह रहे हैं, तो क्या वो भर सकते हैं? नहीं भर सकते, गलत है। सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का व्यक्ति, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो सिर्फ उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति ही उसके लिए वोट पर्चा भर सकता है, ये भी नहीं है, कोई भी भर सकता है। अब नरेंद्र मोदी तो गुजरात के रहने वाले हैं, तो बनारस जाके चुनाव लड़े ना, तो ये कहाँ फिलफिल हो रहा है? ठीक है, सी, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में हो, उस निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रोल में उसका नाम हो, वोटर आईडी बनी हो उस क्षेत्र की, ठीक है, तो वो भर सकता है। क्लियर? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे हो जाएगा? जब मान लो 21 साल उम्र ही पूरी ना हो, सॉरी 25 साल उम्र ही पूरी ना हो, तो लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ पाएगा? जबकि नागरिक तो है ना भारत का वो, तो एनी सिटीजन वाला तो गलत हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे, out of the following statements choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government। कैबिनेट प्रकार की सरकार के बारे में है, सातवां प्रश्न कैबिनेट प्रकार की सरकार के बारे में है। तो इसका ए पढ़ते हैं, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all। ये भी नहीं है, ठीक है। बी, a mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day। ऐसी सरकार जिसकी जिम्मेदारियां डे बाई डे बढ़ रही है, उसकी एक्टिविटीज को स्पीड अप करने का मैकेनिज्म है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं। सी, अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, ये बिल्कुल सही है। आपको पता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, और उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक कैबिनेट बनती है, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, अलग अलग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बनते हैं, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होते हैं, मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं, और मंत्री परिषद का मुखिया होता है खुद प्रधानमंत्री। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, किसके प्रति? लोअर हाउस के प्रति। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उन्हें लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर? तो सातवें का क्या हो जाएगा? सातवें का हो जाएगा सी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल।
लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है, उन्हें हर मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा जनता को। ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। 50% वोट हासिल करने चाहिए उसको, तभी वो जीता हुआ डिक्लेयर किया जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लोकसभा, द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स टू द अपोजिशन। ऐसा भी नहीं है कि हम जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है वो अपोजिशन को ही जाए। ये तो ट्रेडिशन चला है कि दे देते हैं, मांगते हैं तो। ठीक है, इस प्रकार का ट्रेडिशन है, बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद भी सिर्फ अपोजिशन पार्टी को ही दिया जाए। ठीक है, तो इसमें जो है लोकसभा में स्पीकर होता है और डेप्यूटी स्पीकर होता है। तो स्पीकर तो रूलिंग पार्टी से ही बनेगा, डेप्यूटी स्पीकर किसी से भी बन सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि अपोजिशन से ही हो। ठीक है, रूलिंग से भी हो सकता है। तो न तो ये सही है ना ये सही है, तो नीदर 1 नॉर 2। आगे, Which of the following statement are correct? A bill pending in the Lok Sabha lapse on its prorogation. कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, a bill pending in the राज्यसभा which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the लोकसभा। 9th का आंसर दे भाई। तो देखो, अगर कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है, अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, वो खत्म हो जाएगा कब? जब लोकसभा को जो है विघटित कर देंगे, यानी कि लोकसभा खत्म हो जाएगी। ऐसे समझिए इसको, एक बिल आया लोकसभा में पास होने के लिए और वो पेंडिंग है, प्रोसेस में चल रहा है, इतने में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या वो बिल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ऑन इट्स प्रोरोगेशन खत्म हो जाएगा? नहीं। दूसरा, a bill pending in राज्यसभा which has not been passed by the लोकसभा, एक बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है, जो लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, shall not be lapse on dissolution of the लोकसभा। तो लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाए तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे समझो इसको, लोकसभा टेम्परेरी हाउस होता है और राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस होता है यानी कि स्थायी सदन, ठीक है, और ये अस्थायी सदन होता है। तो इसमें जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर बेटा ये है, ये नहीं है। ठीक है,
करेक्ट आंसर ये है कि राज्यसभा से जुड़ा हुआ बिल है तो वो लैप्स डाउन नहीं होगा, भले ही वो लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो। लोकसभा से जुड़ा हुआ बिल है, वो लैप्स डाउन हो जाएगा। तो लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन लाइन। ठीक है, तो ये आपका 2 ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाई द। देखिए, आपको पता है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो विषय शामिल होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन का ही होता है, सेंटर का होता है। और राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, उनमें जो सब्जेक्ट शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है। सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट, पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में शामिल विषय पर कानून बनाना चाहती है, तो इस विषय में कानून बनाने से संबंधित जो रिजोल्यूशन है, और अच्छा वो कानून नेशनल इंटरेस्ट में भी है, राष्ट्रीय हित में भी है, तो ऐसा अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो वो रिजोल्यूशन, वो प्रस्ताव किसके द्वारा पास होना चाहिए? ए, लोकसभा के द्वारा बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पास होनी चाहिए। ठीक है। और बी, लोकसभा से पास होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। सी, राज्यसभा बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, साधारण बहुमत से। ठीक है। और राज्यसभा बाई मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन। तो राज्यसभा अगर पास कर देगी, राज्यसभा अगर पास कर देगी तो पार्लियामेंट फिर उस पर कानून बना देगी। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि राज्यसभा के पास पावर है कि अगर स्टेट लिस्ट पर विषय, स्टेट विषय पर कोई कानून बनाना है तो लोकसभा और राज्यसभा में से सिर्फ राज्यसभा के पास वो पावर है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में राज्यों से चुनकर लोग आते हैं, इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखना है आपको, डी आंसर हो जाएगा, 10वीं का आंसर हो जाएगा डी। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल, राज्यसभा के पास धन विधेयक को रिजेक्ट करने की पावर नहीं होती और धन विधेयक में बदलाव करने की भी पावर नहीं होती। तो देखिए, इसको करेक्ट बताना है आपको, हाँ करेक्ट बताना है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, ग्रांट्स के लिए, दान के लिए जो डिमांड की जाती है उस पर राज्यसभा वोट नहीं करती है, ये भी सही है। तीसरा, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राज्यसभा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर डिस्कशन नहीं होता है, तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में नहीं होता डिस्कशन बजट को लेके। ठीक है, क्योंकि बजट से रिलेटेड हमने बात की है ऑलरेडी।
आर्टिकल 109 बताता है कि जो मनी बिल है उसकी शुरुआत लोकसभा से होगी, बताता है। वहीं आर्टिकल 110 बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। इस बात का निर्णय लोकसभा का स्पीकर करेगा। इस बात का निर्णय लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, आगे 12वां प्रश्न। When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by joint sitting। कोई बिल joint sitting को रेफर किया गया है, यानी कि संयुक्त बैठक को रेफर किया गया है कोई बिल पास होने के लिए। संयुक्त बैठक 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, क्लियर? तो व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, it has to be passed by a simple majority of member present and voting। उपस्थित कुल सदस्यों का सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। बी 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होगा। सी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस, 2/3 बहुमत से पास होगा। डी एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होगा। तो देखिए, अगर जॉइंट सिटिंग में कोई बिल आया है पास होने के लिए, तो जितने उपस्थित सदस्य हैं उनकी वोटिंग के वो वोट करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, यानी कि 12वें का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे 13वां प्रश्न। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्र सरकार को लेकर आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू is responsible for the preparation of union budget that is presented to the parliament। जो राजस्व विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, वो बजट प्रिपेयर करने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा, नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो भारत की संचित निधि होती है उसमें से एक सिंगल रुपया भी नहीं निकाला जा सकता अगर पार्लियामेंट की परमिशन ना हो तो। ये तो सही है। ठीक। तीसरा, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट से, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है उससे जितना भी पैसा डिसवर्स किया जाएगा उसके लिए भी पार्लियामेंट की परमिशन लेना जरूरी है। तो बताइए, देखिए इसमें गलत है ये, और इसका ये ध्यान रखना है आपको। 13 वाला जो क्वेश्चन है ये गलत है और ये सही है और ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट से पैसा डिसवर्स करने के लिए पब्लिक की ही परमिशन चाहिए होती है, नॉट पार्लियामेंट। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, सी 2 ओनली। 3 फंड होते हैं, ध्यान रखना। देखो, पहला फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है
कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये 3 फंड होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सरकार की सभी रिसीप्ट इनकम जमा होती है और इसमें से कुछ भी खर्च करना हो सरकार को तो पार्लियामेंट की परमिशन लेना जरूरी है। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये आपातकालीन फंड होता है भारत सरकार का। इसमें 500 करोड़ रुपए हमेशा जमा रहते हैं। इसमें से कुछ पैसा निकालने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसमें पब्लिक का पैसा जमा होता है जैसे कि पीएफ वगैरह, तो उसमें से पैसा निकालने के लिए पब्लिक की परमिशन चाहिए। ठीक है, क्लियर। 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड ये स्टेटमेंट पे विचार करना है आपको। पहला, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव से लेकर कुछ भी लिखा नहीं है। तो आपको करेक्ट बताना है। तो लिखा है, बिल्कुल लिखा है। ठीक है। दूसरा, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही, यानी कि ए और बी सही। अब ध्यान दीजिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी लाती है लोकसभा में, किसके खिलाफ? रूलिंग पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। फिर सरकार लाती है कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि विश्वास प्रस्ताव, किसको जवाब देने के लिए? अपोजिशन पार्टी को। कहां लाती है? लोकसभा में। संविधान में जिक्र है इसका। ठीक है। 15, what will follow if the money bill is substantially amended by the राज्यसभा? क्या होगा अगर मनी बिल राज्यसभा के द्वारा आंशिक रूप से परिवर्तित किया जाए? तो ए, लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। लोकसभा उस बिल को राज्यसभा के पास द्वारा भेजेगी रिकंसिडरेशन के लिए। बी, द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा उस बिल पर आगे बढ़ जाएगी, राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन है उसे एक्सेप्ट करे ना करे ये उस पर डिपेंड है। ठीक है। सी, द प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर अ पासिंग द बिल। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुला लेंगे आर्टिकल 108 के तहत, जिससे ये बिल पास हो पाए। डी, लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। लोकसभा आगे उस बिल को कंसीडर नहीं करेगी, खत्म कर देगी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो भाई, जो मनी बिल है, मनी बिल के बारे में खास बात यह है कि मनी बिल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा उसको एक्सेप्ट करे ना करे, पास करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा आगे बढ़ जाएगी उस बिल को लेकर। ठीक है, क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। आर्टिकल 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला,
An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of bill in the Lok Sabha only. संविधान में बदलाव करना, संविधान में संशोधन करने का जो विधेयक है वो लोकसभा से ही स्टार्ट होगा, लोकसभा से ही स्टार्ट होगा। दूसरा, if such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also required to be ratified by the legislature of all state. अगर ये बिल भारतीय संविधान की जो संघात्मक संघीय ढांचा है उसको प्रभावित करता है तो उस केस में सभी राज्यों की जो विधायिका है वहां से भी पास होना जरूरी है, रेटिफिकेशन चाहिए 50% का कम से कम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो देखिए, संविधान में संशोधन करने का जो बिल है लोकसभा में केवल पास नहीं होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में पास होगा, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इफ अगर ये अमेंडमेंट भारत के संघीय ढांचे में जो संविधान में मेंशन है उसमें परिवर्तन करता है तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनकी विधायिका से भी रेटिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं है, वो तो नॉर्मल भी चाहिए, ठीक है, नीदर 1 नॉर 2, ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया। तो बेसिक क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए भारत की संसद कानून बना सकती है। ए, इसके लिए सभी राज्यों की सहमति लेनी होगी। बी, कुछ स्टेट की लेनी होगी सहमति। सी, जो राज्य उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से इन्वॉल्व है, संबंधित है, उस राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी। डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो ध्यान रखना, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने से संबंधित अगर कोई कानून पार्लियामेंट बना रही है तो किसी से भी सहमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल विषय है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, किसी भी राज्य से लेने की जरूरत नहीं है परमिशन, ठीक है, ऑटोमेटिक कर देगी वो। तो ये हो जाएगा आंसर। अठारहवां, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। 25 से ज्यादा लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। दूसरा, स्क्रूटनाइजेस एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फाइनेंस अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तीसरा, एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामाइन करता है। तो 18वां प्रश्न का आंसर दें आप, 18वें प्रश्न का आंसर देखो, फाइनेंस अकाउंट को स्क्रूटनाइज करता है, सही बात है, सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामाइन करता है, सही बात है। तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा। 25 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, ये गलत है, ठीक। आगे 19वां प्रश्न पढ़िए, प्रश्न नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं और राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, क्या वो राज्यसभा के मेंबर होते नहीं हैं? ये तो यही कह रहा है, आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। तो देखो जी, चेयरमैन तो मेंबर नहीं होता, क्योंकि चेयरमैन कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन तो नहीं हुआ वो। चेयरमैन सदस्य नहीं होता, डेप्यूटी चेयरमैन तो होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president। देखिए, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12, उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता। सही बात है, ओनली इलेक्टेड मेंबर देते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के में वोट देने का अधिकार होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के में सभी देते हैं वोट, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी। तो ये सही है, तो 2 ओनली, केवल दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर का जो ऑफिस है उससे संबंधित ये स्टेटमेंट है आपके। पहला, ही सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चाहे तब तक ये ऑफिस में रहेंगे। 2, ही सी नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शन बट हैज टू बी बिकम मेंबर हाउस विद इन 6 मंथ। जरूरी नहीं है कि जिस दिन वो लोकसभा के स्पीकर बने उस दिन वो लोकसभा के सदस्य भी हों, 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेके आ सकते हैं। क्या ये है? तीसरा, इफ ही सी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज हर रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर। सही बात है, अगर लोकसभा का स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को देगा। ठीक है, तो 3rd ओनली, तीसरा सही है। स्पीकर वही बनेगा जो लोकसभा का मेंबर होगा, चुनाव जीतकर आया होगा। 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता वाला प्रावधान इसमें नहीं है, वो मंत्री बनने के लिए है। अगर आप लोकसभा राज्यसभा में से किसी के भी मेंबर नहीं हो तो आप मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है, ये वहाँ पे प्रोविजन है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए आपको पहले मेंबर होना पड़ेगा, चुनाव जीतकर आना पड़ेगा, तभी आपको स्पीकर बनाया जाएगा। ठीक है, स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर, जो टेम्परेरी स्पीकर होता है। ठीक है, आगे, Which of the following special power have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? राज्यसभा को कौन सी स्पेशल पावर मिली हुई है? राज्यसभा को कौन सी स्पेशल पावर मिली हुई है? तो टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट, भारत की जो सीमा है उसको बदलने की पावर या किसी राज्य का नाम बदलने की पावर नहीं। टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट एंड क्रिएट वन मोर ऑल इंडिया सर्विस, ये सही है। राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने का भी अधिकार है, इसको पावर है। जैसे IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। और अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो राज्यसभा के पास पावर है। ठीक है, C, टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं। टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, नहीं, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन को डिटरमाइन करने का भी इसके पास नहीं है। B सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे, डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर जॉइंट सिटिंग फॉर द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में डेडलॉक आ गया है, विवाद उत्पन्न हो गया है, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी किसके लिए? ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए, मनी बिल को पास करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए। बताएं, केवल ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती। संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल होता है उसके लिए भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती, केवल ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए बनाई जाती है। तो ए ओनली हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं आज के। अगर आप एनडीए सीडीएस ये एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएससी का एग्जाम है तो क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे। ये कुछ बीच में इजी भी हैं। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम। अब वही बात, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड विड्रॉ करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए होती है बताओ? तो पार्लियामेंट की चाहिए होती है। ठीक है, किसकी चाहिए होती है? पार्लियामेंट की। आगे, all revenue received by union government by way of taxes and other received for the conduct of government business are credited to। भारत सरकार के द्वारा जितना भी पैसा रिसीव किया जाता है इनकम के तौर पर, टैक्स के तौर पर, वो कहाँ जमा होता है? तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, भारत की संचित निधि। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है? तो टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, ये स्पेशल पावर है, ये किसी दूसरे में नहीं हो सकती। ठीक है, तो टू ओनली हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो देखिए, पार्लियामेंट की 3 क्लास हो गई हैं एमसीक्यू की। तो उसमें हमने पहली क्लास में तो बेसिक एमसीक्यू डिस्कस किए थे, जो बेसिक पीवाईक्यू है। दूसरी में थोड़ा और एडवांस किए थे, ये आपके एनडीए सीडीएस यूपीएससी लेवल के हैं। तो अब आपका ये चैप्टर जो है क्लोज करते हैं। पार्लियामेंट को अच्छे से रिवाइज करके ये सेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, और कुछ इस क्लास में आप चाहते हैं एक्स्ट्रा तो वो भी बताएं, वो भी चीज़ें शामिल की जाएंगी जो भी आपको लगता हो। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।